हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने लास्ट में किंगडम प्रोटिस्टा खत्म किया था, है ना। तो किंगडम प्रोटिस्टा हम लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर लिया है। आज के क्लास में हम एक नया किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं किंगडम फंजाई। तो ये लेक्चर जो है वो किंगडम फंजाई पे बेस्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सारे पॉइंट आपको मैं क्लियर करने वाला हूं, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड हो, चाहे उसका क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो जनरल कैरेक्टर्स हो। तो ये जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर माना जाता है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता ही। अभी पिछले ही नीट में एक क्वेश्चन आया था, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या था। तो यहाँ पे फंजाई जो पूरा का पूरा किंगडम है, इसको बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सारी बातें आपको मैं काफी इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग देखते हैं। तो फंजाई के अंदर सारे डिटेल्स हम लोगों को पढ़ने हैं, उसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, उसके अंदर रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ने हैं, वो सब कुछ हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं फंजाई के बारे में। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करने वाला हूं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है फंजाई। फंजाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? माइकोटा। तो इसको दूसरे नाम से बोला जाता है माइकोटा। क्लियर है? अब यहां पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, टर्म फंजाई वाज कॉइन्ड बाय। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फंजाई है इसके लिए एक ब्रांच बनाया गया है और उस ब्रांच का नाम है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी वह ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? ऑल द फंगस, जितने भी फंजाई होते हैं उनकी स्टडी के लिए एक ब्रांच बनाया गया, उसका नाम दिया गया माइकोलॉजी। जैसे आप फाइकोलॉजी बोलते थे एल्गी की स्टडी करने के लिए, ऐसे ही फंजाई की स्टडी के लिए एक ब्रांच बनाया गया जिसको बोलते हैं माइकोलॉजी। सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो टर्म है, टर्म माइकोलॉजी, ये किसने कॉइंड किया हुआ है? तो याद आपको रखना है कि यहां पे गैस्पार्ड बाउहिन, इनका नाम आपने एक बार और सुना था और ये फिर से आ गए। तो गैस्पार्ड बाउहिन, इन्होंने क्या दिया है? ये नाम यानी कि जो टर्म फंजाई है इसको कॉइंड किया था गैस्पार्ड बाउहिन साहब ने। थर्ड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है फादर ऑफ माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? तो आपको याद रखना है मिचेली। मिचेली को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइकोलॉजी। इन्होंने ही सारी डिस्कवरी लगभग करी है। और मिचेली, इन्होंने एक बुक भी लिखा हुआ है और बुक का नाम है नोवा प्लैंटेरम स्पीसीज। नोवा प्लैंटेरम स्पीसीज, इस नाम से उन्होंने एक बुक लिखा हुआ है, या इसी को हम लोग बोलते हैं नोवा प्लैंटेरम जेनेरा, है ना। तो ये बुक का नाम भी आपको याद रखना होगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। मॉडर्न माइकोलॉजी किसे बोलते हैं? तो आपको याद रखना है डी बेरी। डी बेरी साहब को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। इंडियन माइकोलॉजी को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन चलता है, कभी बटलर का नाम आता है, कभी किसी और का नाम आता है। तो आपको यहां पे याद रखना है कि जो बटलर साहब थे उन्हीं को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी बोला जाता है। इसके अलावा एक नाम और आता है बीबी मुंडकर, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एडविन बटलर। एडविन बटलर साहब जो थे इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। तो ये जनरल टर्म्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो फंजाई को स्टडी करने के लिए जिस ब्रांच को बनाते हैं उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। जो टर्म फंजाई है वो गैस्पार्ड साहब ने दिया था। जो माइकोलॉजी के फादर हैं वो मिचेली हैं। मिचेली ने एक बुक लिखा हुआ है नोवा प्लैंटेरम जेनेरा। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है? डी बेरी। आपको याद रखना है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है? एडविन बटलर। ये जनरल चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग चलते हैं माइकोलॉजी यानी कि फंगस को समझते हैं कि जनरल कैरेक्टर्स में क्या क्या चीजें हैं, फंजाई कहां पे मिलता है, कैसा दिखता है, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टर्स। तो इसको मैं मिटाता हूं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करने चलते हैं जनरल कैरेक्टर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग है जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो जो फंजाई होता है वो कॉस्मोपॉलिटन नेचर का होता है, मतलब हर जगह पे मिलता है। टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है ना। तो जहां पे मॉइस्ट कंडीशन ज्यादा होता है ये फंजाई वहां पे आपको ज्यादातर मिलेंगे। अब तो रेनी सीजन आ भी गया है, तो आपके बेल्ट के ऊपर, है ना, रोटियों के ऊपर, दीवालों पे, हर जगह पे आपको ये फंजाई मिलने वाले हैं। बहुत ही कॉमन सी चीज है जो आपको हर जगह मिल जाएगी। अब यहाँ पे जनरल कैरेक्टर में पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है कि जितने भी फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक हैं,
है ना, और मल्टी सेलुलर होते हैं, एंड ए क्लोरोफिलस होते हैं, ए क्लोरोफिलस। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, मैंने क्या बोला कि ये यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, और ये ए क्लोरोफिलस है, मतलब नो क्लोरोफिल। अब यहां पे मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ए क्लोरोफिलस मैंने जानबूझ करके यहां पे लिखा है क्योंकि इसके पहले जब क्लासिफिकेशन किया गया था तो वहां पे फंजाई को प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था, लेकिन जब विटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया तो वहां पे उन्होंने इसको निकाल करके एक नया ग्रुप बनाया जिसको बोला फंजाई, है ना। तो याद रखिएगा कि पहले ये प्लांट किंगडम में थे, प्लांट किंगडम से उठा करके विटेकर ने इसके लिए अलग एक किंगडम बनाया जिसको बोलते हैं माइकोटा या फंजाई। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई दिखता कैसे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मान लो बेटा ये एक ब्रेड का टुकड़ा है ना, ये एक ब्रेड का टुकड़ा है, तो ये मान लेते हैं कि एक ब्रेड का टुकड़ा मैंने बना दिया, थोड़ा ध्यान से। अब इस ब्रेड के टुकड़े के ऊपर मैं क्या कर देता हूं, पानी डाल देता हूं, है ना। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर पानी डाल दिया। जैसे ही मैं पानी डाल करके ब्रेड को आप कुछ दिन रख दोगे, है ना, या फिर आप टिफिन लेके जाओ स्कूल में और टिफिन का डब्बा भूल जाओ और 4 दिन बाद उस टिफिन को खोल करके देखो, आपको उस टिफिन के डब्बे के अंदर बहुत सुंदर सा कुछ कलरफुल फिलामेंट्स दिखाई देंगे। उसको खाना नहीं है बेटा, वही क्या है, वही एक्चुअल में क्या है, फंजाई है। तो जब यहाँ पे पानी डाल करके 2-3 दिन छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि कुछ कलरफुल स्ट्रक्चर इसमें आपको बनते हुए नजर आएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कलरफुल स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको कुछ ऐसे बनते हुए नजर आएंगे, है ना। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फंजाई। ये क्या है बेटा, फंजाई। और एक्चुअल में ये जो फिलामेंट्स हैं, फिलामेंट लाइक बॉडी है, इसको हम लोग नाम देते हैं माइसीलियम। इसको क्या नाम दिया जाता है, माइसीलियम। तो जितना इसमें फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं सबको हमने क्या बोला है, माइसीलियम। और इस माइसीलियम को, अगर इस माइसीलियम को आप क्या करोगे, बाहर निकाल करके देखने की कोशिश करोगे, अगर माइक्रोस्कोप में इसको देखोगे तो आपको यही माइसीलियम माइक्रोस्कोप में कैसे दिखाई देगा, ये मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये माइसीलियम कुछ ऐसे दिखाई देंगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको ब्रांच्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे सकता है, हो सकता है अनब्रांच्ड हो, है ना। तो इस तरह से काफी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स पूरे सेल के अंदर आपको दिखाई देगा, पूरे बॉडी के अंदर ऐसे कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। और इसके अंदर क्या है, पूरा का पूरा ये न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा। तो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट भी आपको मैं इसमें समझा देता हूं। तो ये न्यूक्लियस का अरेंजमेंट दिखाई देता है। तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा नजर आता है। एक्चुअल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो थ्रेड दिखाई दे रहा है इसको हम लोग नाम देते हैं हाइफा, है ना। इसको नाम देते हैं हाइफा, या कभी कभी इसको आप क्या बोलते हो, हाइफी। तो आप हाइफी बोलो या हाइफा बोलो, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं और ए क्लोरोफिलस हैं। तो क्लोरोफिल है नहीं तो जाहिर सी बात है कि न्यूट्रिशन वाला मसला समाप्त, यहाँ पे ऑटोट्रॉफस का कंडीशन नहीं है। अब ये बॉडी हमने देखा कि इसके बॉडी को मैंने क्या बोला, माइसीलियम, और उसके अंदर जो फिलामेंट्स हैं उनको हमने क्या बोला है, हाइफा। दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है, अगर जनरल कैरेक्टर्स में चले तो सेकंड पॉइंट आपको ये समझना है कि जो न्यूट्रिशन होता है इनका, जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन एक्चुअल में 2 टाइप से होता है। ये सारे के सारे कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं। तो या तो ये पैरासिटिक मोड शो करते हैं, या तो ये पैरासिटिक होंगे और या तो ये सैप्रोफिटिक होंगे। तो 2 कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, या तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे इनको पैरासिटिक बोला जाएगा या तो ये सैप्रोफिटिक होते हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या, जो दूसरे के बॉडी से अपना खाना लेगा, है ना, और उसके बॉडी को किल भी नहीं करेगा, तो वो कंडीशन जो होता है वो होता है पैरासिटिक। हमने आपको पैरासिटिक एक्सप्लेन भी किया था, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। जो बाहर के सरफेस से भोजन लेते हैं उसको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं, और जो ब्लड के अंदर ब्लड स्ट्रीम में जाकर के अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं उसको हम लोग एंडोपैरासाइट बोलते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या, जो डेड डिकेइंग मैटर पे
अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर। अब यहाँ पे डेड डिकेइंग मैटर मैंने लिखा हुआ है फाइटिक, फाइटिक का मतलब प्लांट, यानी कि डेड डिकेइंग मैटर कौन सा होगा, प्लांट्स के जो सड़े गले चीजें होंगी उस पे वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। सैप्रोफिटिक का मतलब ये जो कंडीशन होता है वो एक तरह से एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं और फूड को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहां पे नहीं है। तो ये कंडीशन न्यूट्रिशन में आपको समझ में आ गया होगा। तो एब्जॉर्प्टिव और पैरासिटिक ये दोनों समझ में आए। इसके अलावा पैरासिटिक जो होता है वो कंडीशन किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ हॉस्टोरिया। तो हॉस्टोरिया के हेल्प से क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन लेते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो ये कंडीशन आपको बेसिकली क्लियर हो गया होगा, न्यूट्रिशन किस तरह से है, या तो पैरासिटिक है या तो सैप्रोफिटिक है। क्लियर। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग इसमें बात करें तो थर्ड पॉइंट इसका अगर हम बोलते हैं रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल। तो रिजर्व फूड मटेरियल के बेसिस पे अगर बात करोगे तो इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल एक्चुअल में ग्लाइकोजन होगा एंड फैट। तो ये आपको याद रखना है, ग्लाइकोजन एंड फैट क्या है, इसका रिजर्व फूड मटेरियल माना जाता है। तो ये बेसिकली जनरल कैरेक्टर्स में 3 पॉइंट अभी तक हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लोग 4th पॉइंट देखते हैं। 4th पॉइंट में आपको याद रखना है, 4th पॉइंट आपको याद रखना है सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे अगर आप फंजाई को कंसीडर करते हो तो सेल वॉल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है ये आपको समझना है। सेल वॉल यहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना। और जो सेल वॉल होता है इट इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ किसका, आपने सभी ने नाम सुना होगा काइटिन, है ना। तो काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, आप याद रखिएगा, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। नीट में एक क्वेश्चन आया था कि सेल वॉल ऑफ फंगस या फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ था क्या, काइटिन। हम लोगों को तुरंत चीजें याद करने की बहुत शौक लगा होता है ना, तुरंत याद करते हैं, तुरंत बोलते हैं, तुरंत गलत कर देते हैं। तो वहां पे जब क्वेश्चन आया था बच्चों के सामने लिखा हुआ था फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो बच्चे याद करके गए थे क्या, काइटिन। उन्होंने पॉलीसैकेराइड देखा ही नहीं। एक्चुअल में चौथा जो ऑप्शन था उसका वो था काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। तो उन्होंने होश में क्या किया, जोश में होश गंवा दिया और पहला ही ऑप्शन मारे टिक। क्लियर। तो यहां पे क्या, लेकिन चौथा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। तो आपके साथ एग्जाम के अंदर एक बहुत बड़ा माइंड गेम खेला जाता है क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस आपको बहुत स्टार्टिंग में बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल इजी इजी इजी। आप क्या करोगे, टिक 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 ऐसे करके। चौथा क्वेश्चन आपका ऐसा होता है कि वो लगता तो इजी है लेकिन वो इजी होता नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें मसला होता है। इसीलिए हर एक क्वेश्चन का अपना एक अलग वैल्यू होता है, हर एक क्वेश्चन को अपना अलग टाइम दो, उसको अलग से पढ़ो, समझो, तब क्वेश्चन का जवाब दो। तो आप क्या करते हो, आपके दिमाग का जो टेम्पो होता है वो मेंटेन हो जाता है कि ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है। तो चौथा क्वेश्चन जो लगता है इजी वो एक्चुअल में इजी नहीं होता है, वो तो टफ होता है क्योंकि ऑप्शन में आपको उलझाएगा। लेकिन आप इजी समझ के आपने क्या किया, टिक कर दिया और वो टक हो गया। तो इसीलिए बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है, तब जाके जवाब देना है। तो सेल वॉल यहां पे मेडअप है किसका, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। अगर केवल काइटिन दिया हुआ है तब तो काइटिन लगाइए, लेकिन अगर आप चारों ऑप्शन पढ़िए और उसमें से कहीं भी ऑप्शन में आपको काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड दिया हुआ है तब उसको आप बोलते हो क्या, 4th ऑप्शन आप, या जो ऑप्शन होगा वो आप करेक्ट लगाओगे। काइटिन जो एक्चुअल में होता है उसको हम लोग फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हो काइटिन इज ऑल्सो नोन एज फंगल सेल्यूलोज। क्लियर है। अब ये चौथा पॉइंट था। 5वां पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब किसी के साथ रहना पसंद करते हैं। अब किसके साथ रहना पसंद करेंगे, 2 कंडीशन है उसके बेसिस पे, या तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ, या तो ये एल्गी के साथ रह सकते हैं, है ना। अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंगस का एल्गी के साथ होता है तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है लाइकेन। तो आप याद रखिएगा, लाइकेन के अंदर फंगस और एल्गी दोनों एक साथ रहते हैं और इस तरह के
एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन और नाम दिया जाता है लाइकेन। दूसरा एसोसिएशन ये क्या, हायर प्लांट्स रूट के साथ, हायर प्लांट रूट, यानी कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं उनके साथ अगर ये एसोसिएशन फॉर्म करता है तब उसके लिए टर्म यूज होता है माइकोराइजा। मैं बहुत इजी पॉइंट आपको बता रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन उसका एल्गी के साथ है तो लाइकेन बनाएगा, अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन अगर हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ है तो वो माइकोराइजा बनाएगा। ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे सेल वॉल की बात कर लिए और सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात कर लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, जनरल कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने बात किया। अभी भी बहुत सारे जनरल कैरेक्टर्स धीरे धीरे करके आपको आएंगे, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी फटाफट हम लोग जनरल कैरेक्टर्स को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। अब आते हैं एक क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन हम लोग पहले समझेंगे किसका, मार्टिन का। एक मार्टिन साहब थे, मार्टिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक छोटा सा क्लासिफिकेशन प्रपोज किया है फंजाई को लेकर के। पहले वो हम बात करेंगे, फिर मैं जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है एलेक्जोपोलस का क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मार्टिन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको एलेक्जोपोलस का क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करता हूं। तो इसको फटाफट हम लोग मिटाते हैं और चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। तो पॉइंट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, और पहला ये क्लासिफिकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं किसका, मार्टिन का। मार्टिन, तो मार्टिन साहब ने फंजाई को कैसे क्लासिफाई किया है उसके बेसिस पे बात करते हैं। उन्होंने फंजाई को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। उन्होंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला एक नाम दिया है जिसको उन्होंने मिक्सोमाइकोटीना, मिक्सोमाइकोटीना है ना, और दूसरा एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया उन्होंने यूमाइकोटीना, यूमाइकोटीना। तो एक्चुअल में दो ग्रुप बनाया, यूमाइकोटीना एंड मिक्सोमाइकोटीना। दो ग्रुप बनाया, मिक्सोमाइकोटीना एंड यूमाइकोटीना। अब मिक्सोमाइकोटीना क्या है थोड़ा समझिएगा। मिक्सोमाइकोटीना के अंदर वे फंजाई हैं जिनके अंदर नेकेड क्लोरोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट है। तो फंजाई हैविंग नेकेड प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था विदाउट सेल वॉल, सेल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो यहां पे कैसे है, नेकेड प्रोटोप्लास्ट है, तो ऐसे को उन्होंने नाम दिया मिक्सोमाइकोटीना। ठीक, जो दूसरा ग्रुप बनाया बेटा इसको उन्होंने बोला यूमाइकोटीना, और एक्चुअल में यूमाइकोटीना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू फंजाई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू फंजाई। अब यूमाइकोटीना के अंदर जितने मेंबर्स थे वो यूनिसेलुलर भी थे, मल्टीसेलुलर भी थे, है ना, उनके अंदर सिनोसिटिक कंडीशन भी था, सेप्टेट कंडीशन भी थे, सारी चीजें थी यहां पे। तो सेल वॉल के बेसिस पे, सेल वॉल है ना, सेप्टा, इन सब के बेसिस पे उन्होंने क्लास यहां पे बनाया। बेसिकली चार क्लास यहां पे उन्होंने बनाए। पहला जो क्लास बनाया इसके अंदर यूमाइकोटीना के अंदर, उसका नाम दिया फाइकोमाइसिटीज। तो पहला क्लास बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया फाइकोमाइसिटीज। दूसरा एक क्लास बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। एक तीसरा ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। और एक चौथा लास्ट ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो मार्टिन का क्लासिफिकेशन क्या है, उन्होंने पूरे फंजाई ग्रुप को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक ऐसा फंजाई जिसके ऊपर जो नेकेड प्रोटोप्लास्ट वाले हैं, जिनके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं है, और एक ऐसे फंजाई जिनके ऊपर वेल डेवलप्ड सेल वॉल है, सेप्टा प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर कंडीशन प्रेजेंट है, सारी चीजें। तो उसके लिए उन्होंने फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो और ड्यूटेरो, ये चार क्लास उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया।
एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन इसे भी माना जाता है, लेकिन उतना नहीं। तो अभी आपको बस इतना ही याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है उसके बारे में बात करने चल रहे हैं, क्लासिफिकेशन एलेक्ट्रोपोलस का। एलेक्ट्रोपोलस का क्लासिफिकेशन आपको बहुत क्लियरली समझ में आने वाला है। मैं एक एक पॉइंट उसमें क्लियर करूंगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड क्या है। आपको यह भी पॉइंट याद रखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई उसके सेप्टा के बेसिस पे प्लस उसके रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ही क्लासिफाई किया गया है। तो यहां पे अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फंजाई का क्या क्लासिफिकेशन, जो एलेक्ट्रोपोलस ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलेक्ट्रोपोलस का क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, फंजाई को क्या किया गया है, दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ये जो क्लासिफिकेशन है ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग बात करते हैं कि इस क्लासिफिकेशन में आपको फंजाई को दो ग्रुप में डिवाइड नहीं करना है, उसके सेप्टा के बेसिस पे, है ना। तो एक जो ग्रुप बनाना है उसको हमने बनाया हुआ है कि ये एक फंजाई है, फंजाई का एक हाइफा है जो आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अब इस हाइफा के अंदर क्या है, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, केवल न्यूक्लियस आपको अरेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन आपको नजर आता है। इसको हम लोग बोलते हैं जब उसके अंदर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे फंजाई को हम लोग नाम देते हैं एसेप्टेट फंजाई। और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है तो एसेप्टेट सिनोसिटिक। तो इस कंडीशन के लिए टर्म यूज होता है एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक क्या बोलते हैं हम लोग पढ़े हुए हैं। दूसरा टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेट। ये कैसे है बेटा, सेप्टेट फंजाई, यानी कि सेप्टेट का मतलब प्रॉपर उसमें सेप्टा प्रेजेंट होगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, सेप्टेट के बेसिस पे जब यहां पे बात करोगे तो बेसिकली तीन क्लासिफिकेशन आपको यहां पे मैं समझा देता हूं। तीन तरह के सेप्टा यहां पे आपको दिखाई देंगे। पहला जो सेप्टा है, थोड़ा ध्यान से समझना है यहां पे, पहला जो सेप्टा है वो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये पहला टाइप है जिसके अंदर आपको सेप्टा बनते हुए नजर आएंगे। तो ये पहला सेप्टा आपको दिखाई दे रहा है, प्रॉपर सेप्टम इसमें आपको नजर आ रहा है, ठीक। और सब में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन। अब ऐसा नहीं है, इसके बीच में क्या है, एक हल्का सा पोर भी प्रेजेंट है, एक छोटा सा पोर भी क्या है इसमें प्रेजेंट है। तो ये हल्का सा आपको पोर नजर आ रहा है। दूसरा जो टाइप है उसके अंदर भी आप देख लो, जो दूसरा टाइप है वो कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको। ये प्रॉपर हाइफा, और इस हाइफा के अंदर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब इसका जो सेप्टम है बेटा वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो भी हम लोग बात करते हैं, है ना। तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। इसमें भी क्या है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो तीसरा जो टाइप है उसको भी देख लेते हैं इसी के साथ। तो जो थर्ड टाइप है वो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। थर्ड टाइप में या तो वो इस तरह से दिखाई देंगे या तो वो इस तरह से दिखाई देंगे। तो दोनों टाइप से हो सकते हैं। तो ये या तो ये आपको कुछ ऐसे नजर आएंगे, है ना, पहले जैसे, और या तो ये इसके जैसे नजर आएंगे। तो या तो ये आपको कुछ ऐसे नजर आ सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना है आपको कंडीशन क्या है। तीन टाइप मैंने यहां पे सेप्टम के बेसिस पे बनाया हुआ है। अगर बेटा ध्यान से सुनना, अगर ऐसा कंडीशन दिखता है कि वो सेप्टेट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और कुछ सिंपल तरीके का पोर दिखाई देता है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं सिंपल पोर। इसको नाम ही दिया गया है क्या, सिंपल पोर, है ना। यहां पे जो पोर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉली पोर। तो यहां पे जो पोर प्रेजेंट है उसको आप नाम देते हो डॉली पोर। डॉली पोर को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना चाहूंगा। अगर ये बॉडी है तो यहां पे आपको ये कुछ ऐसे नजर आते हैं, है ना। जब आप इसको इनलार्ज करके माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कुछ ऐसे नजर आएंगे ये। तो ये है बेटा क्या, डॉली पोर। अब ये जो डॉली पोर है उसका ये जो एक्सियल पोजीशन है इसको नाम दिया जाता है पैरेंथोजोम। इसको नाम दिया जाता है पैरेंथोजोम। क्लियर है मेरी बातें। तो ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंथोजोम। और यहां पे या तो ये पहले वाले के जैसे हो सकता है और या तो ये दूसरे वाले के जैसे हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन इसमें देखने को मिलेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना,
अगर ए सेप्टेट है, सिनोसिटिक है, मतलब कोई सेप्टम नहीं है, सिनोसिटिक कंडीशन, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है, तो उसके लिए ग्रुप बना दिया गया और ग्रुप का नाम दिया गया फाइकोमाइसिटीज। इस ग्रुप का नाम दिया गया फाइकोमाइसिटीज। तो पहला ग्रुप हमें मिला जिसका नाम दिया गया है क्या, फाइकोमाइसिटीज। क्लियर है। अगर सेप्टेट है, सिंपल पोर प्रेजेंट है, तो इसके लिए ग्रुप बनाया गया जिसको नाम दिया गया एस्कोमाइसिटीज। तो एक दूसरा ग्रुप बनाया गया जिसको नाम दिया गया एस्कोमाइसिटीज। सिंपल पोर अगर प्रेजेंट है तो, अगर डॉली पोर प्रेजेंट है तो उसके लिए ग्रुप बनाया गया और इसका नाम दिया गया बेसिडियोमाइसिटीज। तो इसको नाम दिया गया बेसिडियोमाइसिटीज, है ना। ऐसे ही अगर उसके पास दोनों में से कोई भी एक टाइप है लेकिन इसके अंदर कोई प्रॉपर लाइफ साइकिल नहीं है, तो इसको नाम दिया जाता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये आपको 4 मैंने ग्रुप एक्सप्लेन किया जो सेप्टम के बेसिस पे। अब थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइकोमाइसिटीज में आपको दिखाई दे रहा है कि ए सेप्टेट है, सिनोसिटिक है, सिंपल पोर के साथ अगर है तो एस्कोमाइसिटीज है, डॉली पोर के साथ है तो बेसिडियो है, और अगर दोनों में से कोई है तो ड्यूटेरो। एक्चुअल में ड्यूटेरो को एक और नाम दिया जाता है फंजाई इम्परफेक्टाई, है ना। तो इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं इसको, फंजाई इम्परफेक्टाई। फंजाई इम्परफेक्टाई, है ना। फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। तो थोड़ा ध्यान से समझना। अब यहां पे ये चीजें हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है। अब क्या होता है, जो फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज फिर से 2 तरीके के सेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। यहां पे सेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन हम देख लेते हैं। जो ये फाइकोमाइसिटीज होते हैं वो 2 टाइप के सेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। एक जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोस्पोर। तो एक जो वो सेक्सुअल स्पोर फॉर्म करता है उसका नाम है जाइगोस्पोर, और दूसरा जो सेक्सुअल स्पोर फॉर्म करता है उसको नाम दिया जाता है ऊस्पोर। तो यहाँ पे 2 टाइप के स्पोर का डेवलपमेंट होता है, एक जाइगोस्पोर और एक ऊस्पोर। ऐसे ही एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर बनता है उसको नाम दिया जाता है क्या, एस्कोस्पोर। इसको क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर। ऐसे ही बेसिडियो के अंदर क्या बनता है आप बता सकते हो ना, बेसिडियो स्पोर। तो ये सारे के सारे कैसे स्पोर हैं, सेक्सुअल स्पोर हैं। और हमने बोला कि जो फंजाई इम्परफेक्टाई है उसका नाम है फंजाई इम्परफेक्टाई, मतलब उसका लाइफ साइकिल क्या है, आज तक डिस्कवर नहीं हुआ है कि उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं, और इसका सेक्सुअल स्पोर आज तक डिस्कवरी हुआ ही नहीं है, आज तक डिस्कवर नहीं हुआ है इसका सेक्सुअल स्पोर, इसीलिए उसको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। तो अब थोड़ा ध्यान से समझना, एलेक्जोपोलस ने क्या किया, एलेक्जोपोलस ने बहुत चालाकी से काम किया, जो फाइकोमाइसिटीज है इसको डिसॉल्व कर दिया और इसके जगह पे 2 ग्रुप बना दिए। पहला ग्रुप का नाम दिया क्या, जाइगोमाइसिटीज, जिसके अंदर बनते हैं, मतलब जो जाइगोस्पोर का प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए ग्रुप बना दिया एक, और ये एक नया ग्रुप बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोमाइसिटीज। तो ये एक नया ग्रुप बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोमाइसिटीज। ऐसे ही ऊस्पोर जिन के अंदर बन रहा था उसके लिए नाम दिया गया ऊमाइसिटीज। तो यहां पे एक नया और टाइप बना जिसको हम लोग बोलते हैं ऊमाइसिटीज। क्लियर है मेरी बातें। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि यहां से 2 ग्रुप और हमें मिल गए। तो एक्चुअल में जब एलेक्जोपोलस ने क्लासिफिकेशन दिया तो उसके अंदर टोटल 6 क्लास डिस्कवर किया था, 6 क्लास को क्लासिफाई किया था। यहां पे हम लोग 4 क्लास के बारे में पढ़ रहे थे। तो फाइकोमाइसिटीज को वो हटा दिए थे, उसके जगह पे 2 बनाए थे, जाइगो और ऊमाइसिटीज। इसके अलावा भी जो है वो हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जितना क्वेश्चन आना है वो इसी से आना है, इसलिए हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जाइगोमाइसिटीज का प्रोडक्शन जो करता है वो जाइगोस्पोर, और ऊमाइसिटीज जिस सेक्सुअल स्पोर का प्रोडक्शन करता है वो ऊस्पोर। अब थोड़ा ध्यान से समझना। आप बोल सकते हो कि सर ये बहुत कठिन है, याद वाद नहीं हो रहा है। यार कुछ भी याद हो सकता है, आप कुछ भी जब पहले ही सोच लोगे कि याद नहीं हो रहा है तब याद नहीं होगा। आप इसको बिल्कुल समझिए कि इतना इजी, ये इससे ज्यादा इजी तो हमने कुछ देखा ही नहीं था, है ना। ये तो बिल्कुल चिल्लर भर की चीज है, 2 मिनट में याद हो जाएगा। अगर ऐसा आप सोचोगे तो याद हो जाएगा, अगर आप सोच लोगे कि नहीं हमसे तो होना ही नहीं है तो वो नहीं होना है बेटा, है ना। तो ध्यान से पढ़ो इसको। अब हम लोग सेक्सुअल स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लिए, इसमें सेक्सुअल स्पोर्ट्स आपको मिलेगा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल स्पोर्ट्स की।
जब आप एसेक्सुअल स्पोर्स की आप बात करते हो तो याद रखना, यहां पे मैं आपको समझा देता हूं, इसके अंदर एस्कोमाइसिटीज के अंदर, थोड़ा ध्यान से समझना, एस्कोमाइसिटीज के अंदर फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर बनता है, याद रखिएगा, एसेक्सुअल स्पोर जो बनता है इसके अंदर, वो बनता है कैसा, या तो वो बनाएगा जूस्पोर, है ना, या तो वो बनाएगा ए प्लेनोस्पोर। तो दो टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन इसमें होता है, या तो वो जो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं या तो वो ए प्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। और ये दोनों कैसे स्पोर हैं, एसेक्सुअल स्पोर। एस्कोस्पोर यानी कि एस्कोमाइसिटीज तो कैसा है, ये तो क्या है, सेक्सुअल स्पोर है। लेकिन अगर इसके अंदर हम लोग एसेक्सुअल स्पोर की बात करें, इसके अंदर अगर हम लोग एसेक्सुअल स्पोर की बात करें तो इसके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर बनता है वो क्या बनता है, कोनिडिया। आपको याद रखना है, ये कोनिडिया बनेगा। क्लियर है? ऐसे ही जो बेसिडियोमाइसिटीज है, इसके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर बनेगा वो क्या बनेगा, कोनिडिया। तो कोनिडिया का फॉर्मेशन अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स तो नहीं बनते हैं लेकिन एसेक्सुअल स्पोर बनता है। और एसेक्सुअल स्पोर इसके अंदर जो बनता है बेटा, आपको याद रखना है, फंजाई इम्परफेक्टाई के अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर बनता है वो एक्चुअल में क्या बनता है, कोनिडिया। अब थोड़ा ध्यान से समझना, एलेक्जोपोलस ने ये बोला और बहुत सारे साइंटिस्टों ने भी ये बोला है कि अगर, जिसको हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज बोल रहे हैं, एक्चुअल में ये डाउटेरोमाइसिटीज है, डाउट है इसमें। तो अगर कभी इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स की डिस्कवरी हो जाती है तो या तो इसको उठा करके बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर रखा जाएगा या तो इसको उठा करके एस्कोमाइसिटीज के अंदर रखा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको यह दिखाई दे रहा है कि यहां पे कोनिडिया तो बन नहीं रहा है। कोनिडिया कहां बन रहा है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। तो साइंटिस्टों ने यह दिमाग लगाया कि अगर यहां पे कोनिडिया जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जैसा कि बेसिडियो और एस्को में हो रहा है, तो अगर इसका सेक्सुअल स्पोर कभी डिस्कवर होता है तो इस ग्रुप को उठा करके या तो आप बेसिडियो में रख सकते हो या तो इसको एस्को में रख सकते हो। क्योंकि ये कैसे हैं, पहला तो कंडीशन उसके स्पोर्स बनाने के ऊपर, दूसरा कंडीशन किसके ऊपर, उसके सेप्टा के प्रेजेंट होने के ऊपर। क्योंकि ये तो एसेप्टेट है तो इनका इनसे उनसे लेना देना कुछ है नहीं, वो तो अलग है बिल्कुल और ये अलग है। तो या तो इसमें के मेंबर को उठा करके आप इसमें रखोगे या तो इसमें रखोगे, लेकिन जब आप डिस्कवरी कर लोगे उसके सेक्सुअल स्पोर्स को तब, अभी नहीं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब यहां पे मैंने ये बताया कि एसेक्सुअल स्पोर क्या बनते हैं, कोनिडिया कोनिडिया कोनिडिया, और सेक्सुअल स्पोर्स सब में क्या होता है, नाम के बेसिस पे आप याद रख सकते हो। अब थोड़े ध्यान से समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। यहां पे एक पॉइंट समझना है आपको, जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं सैक फंजाई। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, सैक फंजाई। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैक फंजाई भी बोलते हैं। ऐसे ही बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लब फंजाई। तो आपसे क्वेश्चन आएगा क्लब फंजाई किस ग्रुप को बोला जाता है और सैक फंजाई किस ग्रुप को बोला जाता है। तो ये दोनों नाम दिया गया है उनको, है ना। जो क्लब फंजाई होते हैं इसमें मशरूम वगैरह आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना है आपको कि मैंने ये सारी बातें आपको सेप्टेट एसेप्टेट उसके सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करके एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात आती है एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स आपको कैसे याद होगा, अगर एसेप्टेट के एग्जांपल के बारे में अगर आप बात करो, अच्छा उसके पहले एक क्वेश्चन सुन लो। आपसे एक क्वेश्चन आया हुआ था नीट के अंदर कि ये तो सारे मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन ये आया था कि इसमें से कौन से ऐसे ग्रुप के मेंबर्स हैं जिनका जो सेल वॉल है वो बना हुआ है सेलुलोज का। अब बोलोगे ये क्या माजरा है सर, अभी तो आपने बोला है कि फंजाई का सेल वॉल बना हुआ है काइटिन पॉलीसेकेराइड का, अब आप बोल रहे हो कि कौन सा ऐसा मेंबर है जो बना हुआ है सेलुलोज का। सुन लो भैया मेरे, अगर यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो जो oomaicites हैं इनका जो सेल वॉल होता है, ध्यान से, इनका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है किसका, सेल्यूलोज का। इनका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है किसका, सेल्यूलोज का। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। अब मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए, अच्छा स्टडी ऑफ फंजाई क्या होता है, माइकोलॉजी, है ना। स्टडी ऑफ फंजाई क्या होता है, माइकोलॉजी, और स्टडी ऑफ एल्गी क्या होता है, फाइकोलॉजी। याद आ रहा है, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। अब यहां पे टर्म थोड़ा ध्यान से समझना, फाइकोमाइसिटीज मतलब क्या, ऐसे फंजाई जो एल्गी जैसे हैं।
ऐसे फंजाई जो एल्गी जैसे हैं, इसीलिए यहां पे टर्म दिया गया है फाइकोमाइसिटीज। तो ऐसे फंगस जो एल्गी जैसे हैं उनको हम लोग नाम देते हैं क्या, फाइकोमाइसिटीज। तो यहां पे जो मेंबर है oomaisites, इसीलिए इसका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना हुआ है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा पक्का। तो ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है कि सेल वॉल किसका बना हुआ है। ये एक्सेप्शनल केस में मान सकते हो आप, ठीक है, लेकिन आपको याद तो इतना रखना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स की अगर आप बात करोगे तो एग्जांपल्स में आप याद रखना जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर हैं, जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर हैं, इसके लिए एग्जांपल्स के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, मुर्रा। इसके एग्जांपल्स मैं लिखता हूं मुर्रा, है ना, MURRHA। अब ये जो मुर्रा है, मुर्रा आपने सुना होगा एक गाय की प्रजाति है ना, मुर्रा गाय, मुर्रा बैल। अब ये जो मुर्रा होते हैं, MU किसे डिनोट कर रहा है, पहला एग्जांपल है बेटा म्यूकर। तो पहला एग्जांपल यहां पे क्या है, म्यूकर। नाम आपको याद रखना होगा। RH से याद रखना है राइजोपस। तो दूसरा एग्जांपल क्या है, राइजोपस, पक्का। और लास्ट में जो A बचा हुआ है, A डिनोट करेगा किसको, एल्ब्यूगो। किसको, एल्ब्यूगो। तो 3 एग्जांपल मैंने बोला, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। मुर्रा टर्म लिखना है, उसको 3 पार्ट में डिसेक्ट करना है और आप एग्जांपल लिख सकते हो। तो म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। क्लियर है मेरी बातें? अब थोड़ा ध्यान से सुनना, जो एल्ब्यूगो होता है ये व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज कराता है, पक्का। तो ये डिजीज कॉज कराता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट रस्ट। चलो उसको छोड़ो, बाद में हम लोग पढ़ लेंगे, अभी आपको एग्जांपल इसमें याद रखना है। एस्कोमाइसिटीज के बारे में अगर आप बात करोगे तो एस्कोमाइसिटीज के लिए आपको याद रखना है क्या, एस्कोमाइसिटीज इसके जो मेंबर्स हैं वो क्या है, वीआईपी लोग हैं। तो इसको हम लोग अभी लास्ट में देखेंगे। बेसिडियोमाइसिटीज के लिए मैं एग्जांपल लिख के देता हूं बापू। इसके लिए मैं एग्जांपल लिख के देता हूं बापू। बापू का मतलब क्या, बापू से बेटा 3 एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। बी से आपको बेसिडियोमाइसिटीज, है ना, तो बी से बेसिडियोमाइसिटीज। ए से एगैरिकस, जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं। तो ए से क्या हो गया, एगैरिकस। पी से क्या हो जाएगा, पक्सीनिया। तो पी से क्या हो जाएगा, पक्सीनिया। और यू से क्या हो जाएगा, अस्टिलेगो, ओस्टिलेगो। तो यहां पे 3 एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है, ए से एगैरिकस, पी से पक्सीनिया और यू से अस्टिलेगो। ये 3 एग्जांपल मैंने आपको किसमें दिए हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। 3 एग्जांपल आपको मैंने दिया फाइकोमाइसिटीज में, 3 एग्जांपल मैंने दिया आपको बेसिडियोमाइसिटीज में। अब लास्ट में बात आती है किसकी, उधर वाले की, किसकी, डाउटेरोमाइसिटीज की। डाउटेरोमाइसिटीज में एग्जांपल आपको याद रखना है। तो एग्जांपल के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं, त्रिकाल। इसको तो आप याद ही रख सकते हो। त्रिकाल मैंने लिखा हुआ है, त्रिकाल नेत्र वाला, है ना। त्रिकाल से बेटा 3 टर्म है। पहला TRI से ट्राइकोडर्मा, सभी ने सुना होगा ट्राइकोडर्मा। तो पहला एग्जांपल है ट्राइकोडर्मा। दूसरा C से आपको याद रखना है, C फॉर कॉलिटोट्राइकम, कॉलिटोट्राइकम, है ना, ये भी आपको याद रखना है। और AL से याद रखना है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूं, है ना। त्रिकाल, पहला एग्जांपल इसमें याद रखिएगा। पहला एग्जांपल मैंने बोला है क्या, ट्राइकोडर्मा। दूसरा एग्जांपल है कॉलिटोट्राइकम, कॉलिटोट्राइकम, है ना। तीसरा एग्जांपल मैंने इसमें नाम दिया हुआ है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, है ना। तो ये 3 एग्जांपल मैंने आपको बोले, कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। किसका एग्जांपल है बेटा, ड्यूटेरोमाइसिटीज का। याद हो जाएगा, त्रिकाल से आपको तीनों नाम, बापू से 3 नाम याद हुए और इससे 3 नाम याद हुए। तो मुर्रा, बापू और त्रिकाल, ये तीनों से मैंने एग्जांपल्स याद करा दिए। बचा कौन बेटा, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज वीआईपी लोग हैं, इनका नाम मैं नाम लूंगा, आपको याद आ जाएगा। सबसे पहला मैं नाम इसमें लिखता हूं एग्जांपल में, इसके अंदर मैं यहीं पे सामने आपको लिख देता हूं। इसका एग्जांपल मैं लिखता हूं एस्कोमाइसिटीज का, पेनिसिलिन। सभी ने सुना होगा, हाना बोलो, पेनिसिलिन का नाम सुना ही होगा। पेनिसिलियम बनता है एंटीबायोटिक, तो सुना ही है। इसके अलावा एक नाम सुना होगा एस्परजिलस, ये भी सुना होगा, जिससे एसिड वगैरह निकाला जाता है, सिट्रस एसिड। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए थे, उसमें ये नाम आया था। तो एस्परजिलस।
इसके अलावा एक नाम और लिख सकते हो न्यूरोस्पोरा, है ना, एक नाम और लिख लो यहां पे न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा तो मैंने 3 एग्जांपल यहां पे दिए हैं, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलिन, एस्परजिलस। किसके अंदर की बात मैं कर रहा हूं बेटा? एस्कोमाइसिटीज के अंदर की बात कर रहा हूं। क्लियर है मेरी बातें? तो आपको मैंने ओवरऑल ये समझा दिया कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था, एलेक्ट्रोपोलस ने कैसे क्लासिफाई किया था, 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम, और फंजाई को बेसिकली उसके सेक्सुअल मोड, एसेक्सुअल मोड और सेप्टेट एसेप्टेट कंडीशन के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो अलग अलग डिजीज कॉज कराते हैं, कुछ रस्ट डिजीज कॉज कराते हैं, कुछ स्मट डिजीज कॉज कराते हैं, है ना, तो अलग अलग टाइप्स के डिजीज कॉज कराते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी आपको मैंने केवल क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया है। तो पहला क्लासिफिकेशन जिसके अंदर एसेप्टेट सिनोसिटिक कंडीशन है, उसके लिए ग्रुप बनाया गया फाइकोमाइसिटिस। फाइको टर्म यूज होता है किसके लिए? एल्गी के लिए, तो इसीलिए इसको एल्गल फंगस भी बोलते हैं, एल्गी जैसा फंजाई, है ना। सेक्सुअल स्पोर्स के बेसिस पे 2 टाइप के स्पोर बनते हैं, जाइगोस्पोर और ऊस्पोर। तो जिसके अंदर जाइगोस्पोर बनता है उसके लिए ग्रुप बना दिया गया जाइगोमाइसिटिस, और जिसके अंदर ऊस्पोर बनता है ऊमाइसिटिस। ऊमाइसिटिस ऐसे हैं जिसके अंदर सेल वॉल बना होता है किसका? सेलुलोज का, पता होना चाहिए। अब यहां पे आपको ये मैंने एक्सप्लेन किया, एग्जांपल मैंने मुर्रा दिया हुआ है, म्यूकर राइजोपस एल्बिगो। बाकी इधर सेप्टेट कंडीशन में मैंने तीनों एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिंपल पोर होगा, एस्कोमाइसिटिस, डॉलीपोर होगा, बेसिडियोमाइसिटिस, और अगर कोई दोनों में से कोई टाइप आपको दिखता है तो वो क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटिस। अब यहां पे मैंने आपको बोला कि इसको फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसका लाइफ साइकिल परफेक्टली पता ना हो उसको हम लोग बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। अगर इसका कभी सेक्सुअल स्पोर्स डिस्कवर आप कर लेते हैं तो आप इसको या तो बेसिडियो में रखेंगे या तो एस्को में रखेंगे। रीजन मैंने आपको बोला था क्या? कोनिडिया इन दोनों में बन रहा है तो कोनिडिया इसमें भी बन रहा है, तो पहला रीजन ये, और दूसरा रीजन कि ये सेप्टेट हैं तो इसलिए, और ये एसेप्टेट है तो इसमें आप डाल नहीं सकते हो, पक्का ना। तो ये तीनों टाइप आपको क्लियर समझ में आ गया। फंजाई मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या चीजें हैं, क्लासिफिकेशन आपको मार्टिन का, और ये इसके नेचर पे क्लासिफिकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसी फंगस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि हम लोगों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जितना एडवांस होता जाएगा उतना वो दिखता जाएगा, लेकिन इधर की तरफ बढ़ते जाते हैं वे रिवर्स ऑर्डर शो करते हैं। कैसे रिवर्स ऑर्डर शो करते हैं वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इसी फंजाई के नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक आप एंजॉय करिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।